अभिनव ने एक पल के लिए टेबल पर बैठे सभी इन्वेस्टर्स को देखा और फिर अपना गला साफ करके बोलना शुरू किया। जेंटलमैन, मैं यहां आपका और अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया। मैं जानता हूं कि स्काई ग्लोबल किस हालात में है और मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। वो फिर एक पल के लिए रुका और अपनी नजरें कैमरा में बैठे एक शख्स पर घुमाते हुए आगे बोला, आप लोगों को एक ऐसा सौदा चाहिए जो न सिर्फ इस कंपनी को कर्ज से बाहर निकाले बल्कि आपकी जेबों को फिर से भर दे। अम्मा आपको 10,000 करोड़ का ऑफर दे रही है, जिसमें से 5,000 करोड़ भारत सरकार को जाएंगे और बचे हुए 5,000 करोड़ आप लोगों में बढ़ जाएंगे, है ना? अभिनव की बात सुनकर बोर्ड रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अभिनव आते ही इतनी सीधी और बेबाक बात करने वाला था। हाँ टाइगर, हमें यही ऑफर मिला है। मैथ्यूज ने अभिनव के सवाल पर हाँ में सिर हिलाकर कहा। ऐसे में अभिनव मुस्कुराया और बोला, तो मैं आपको इससे बेहतर ऑफर देता हूं। मैं स्काई ग्लोबल में कुल 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा। 12,000 करोड़ रुपए सुनकर उस रूम के सन्नाटे में अचानक से सनसनी फैल गई। सभी इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो गए और वो गौर से अभिनव की बात सुनने लगे। इतने में अभिनव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इन 12,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए मुंबई की जमीन का अधिकार लेने के लिए भारत सरकार को जाएंगे और बचे हुए 7,000 करोड़ रुपए आप लोगों के होंगे। यह पैसा आपके शेयर्स के बदले में आपको दिया जाएगा। यह अम्मा के ऑफर से पूरे 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2,000 करोड़ की यह रकम इतनी बड़ी थी कि सभी बोर्ड मेंबर्स अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों का घर संवार सकते थे। ऐसे में हर बोर्ड मेंबर के दिमाग में तुरंत कैलकुलेटर चलने लगा। अम्मा जी से उनकी वफादारी और डर पर अब धीरे धीरे अभिनव का दिया हुआ लालच भारी पड़ने लगा था। इधर अभिनव ने बोर्ड रूम में बैठे लोगों के चेहरों को पढ़ लिया था। वो जानता था कि उसने तीर सही निशाने पर मारा था। फैसला आपका है जेंटलमैन। अभिनव ने अपनी बात खत्म करते हुए आगे कहा, आपको अम्मा की गुलामी चाहिए या आजादी के साथ 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट? सोच लीजिए, लेकिन ज्यादा वक्त मत लीजिएगा क्योंकि मेरा ये ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए ही है। अभिनव की बात सुनते ही सभी लोगों की भौहें उठ गई और वो तुरंत आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। इतने में फिर अचानक एक रॉबर्ट नाम का आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ और गंभीर आवाज में बोला, टाइगर, आपका ऑफर नो डाउट बहुत ही आकर्षक है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अम्मा जी के ग्रुप ने हमें सबसे पहले अप्रोच किया था। बिजनेस की दुनिया में भरोसे और वफादारी की भी एक कीमत होती है। अगर हम इस तरह आखिरी मिनट पर अपना फैसला बदल लेंगे तो मार्केट में हमारी कंपनी की क्या इज्जत रह जाएगी। रॉबर्ट की बात सुनकर कुछ और मेंबर्स ने भी हाँ में सिर हिलाया। अभिनव को महसूस हो गया कि ये वो लोग थे जो या तो अम्मा जी के एहसानों तले दबे थे या फिर उनके नाम से ही कांपते थे। इतने में एक डेविड नाम का मेंबर भी रॉबर्ट की बात में जोड़ते हुए बोला, रॉबर्ट सही कह रहा है। अम्मा जी सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, वो एक ताकत है। उनसे दुश्मनी मोल लेना स्काई ग्लोबल के लिए खुदकुशी साबित हो सकती है। हम 2,000 करोड़ के मुनाफे के लिए पूरी कंपनी को दांव पर नहीं लगा सकते। अभिनव को यह देखकर हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि अम्मा जी का खौफ इन लोगों की रग रग में बसा हुआ था। वो लोग लालच तो कर रहे थे, लेकिन अम्मा जी के गुस्से का अंजाम सोचकर उनके पसीने भी छूट रहे थे। हालांकि तभी बोर्ड रूम का दूसरा बगल भी बोल पड़ा, जिसके लोग कहीं ना कहीं अभिनव के पक्ष में थे। नैन्सी नाम की एक औरत स्काई ग्लोबल के सबसे पुराने मेंबर्स में से एक थी। वो अपनी सीट से खड़ी हुई और तंज कसते हुए बोली, इज्जत और भरोसा। मिस्टर रॉबर्ट, क्या हम उस इज्जत की बात कर रहे हैं जो स्काई ग्लोबल पिछले 5 सालों में पूरी तरह से खो चुका है? हम उस भरोसे की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हम सब अपने अच्छे खासे पैसे गवा चुके हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक गाइज, इस वक्त हम बिजनेस एथिक्स पर लेक्चर देने की हालत में नहीं है। नैन्सी एक पल के लिए रुकी और फिर उसने अपनी नजरें घुमाते हुए बाकी मेंबर्स को देखकर आगे कहा, अम्मा जी हमें 5,000 करोड़ देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। वो हमारी डूबती कंपनी को कौड़ियों के दाम खरीद कर खुद अपना उल्लू सीधा करना चाहती है।
वो हमें निवेशक नहीं बल्कि अपना गुलाम बना रही है। मिस्टर गढ़वाल का ऑफर ये सिर्फ एक ऑफर नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है। ये हमारे पास आखिरी मौका है अपने नुकसान की भरपाई करने का और इस कंपनी को किसी ऐसे लीडर के हाथ में सौंपने का जिसके पास एक विजन है, ना कि सिर्फ पैसा। नैन्सी की इस बात ने बोर्डरूम के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। जो मेंबर्स अब तक डर और लालच के बीच झूल रहे थे, उनकी आंखों में भी अब एक नई उम्मीद चमकने लगी थी। इतने में एक और मेंबर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, नैन्सी ठीक कह रही है, 2000 करोड़ रुपए कोई मजाक नहीं है। ये हमारे परिवारों का भविष्य है। मैं अम्मा जी के डर से अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। अगर मेरी बीवी बच्चे भूखे मर रहे होंगे तो अम्मा जी आएंगे उन्हें खिलाने। हाँ? बोर्डरूम अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अम्मा जी का डर था और दूसरी तरफ अभिनव के ऑफर का लालच और एक नई शुरुआत की उम्मीद। ऐसे में अभिनव समझ गया था कि अब उसे एक आखिरी कील ठोकनी थी। इसलिए वो अपनी कुर्सी से उठा और उन मेंबर्स की तरफ बढ़ने लगा जो अब भी अम्मा जी से डरे हुए थे। अभिनव ने उन सभी मेंबर्स को एक पल के लिए देखा और फिर एक गहरी और धीमी आवाज में कहा, मैं आप लोगों का डर समझ सकता हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि अगर आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो अम्मा आप लोगों को छोड़ेंगी नहीं। हाँ? आप सोच रहे हैं कि वो आपके बिजनेस, आपके परिवार, आपकी जिंदगी को नरक बना देंगी, और आप गलत नहीं है, वो ऐसा ही करेंगी। अभिनव की ये बात सुनकर उन डरे हुए सदस्यों के चेहरे का रंग और भी उड़ गया। वो अचानक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। हालांकि इतने में अभिनव ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, जब आप ये डील मेरे साथ करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आप टाइगर की टीम का हिस्सा होंगे, और टाइगर अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अम्मा जी का खौफ तब तक ही है जब तक कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। मैं यहां उसके सामने खड़ा होने आया हूं, और मैं आप सबको ये गारंटी देता हूं कि अगर अम्मा जी की तरफ से आपके किसी भी मेंबर पर एक खरोच भी आई तो उसका हिसाब मैं खुद अपने तरीके से लूंगा। अब फैसला आपका है। आपको जिंदगी भर एक बुढ़िया के डर के साए में जीना है, या फिर एक ऐसे लीडर के साथ खड़ा होना है जो आपके लिए गोली खाने को भी तैयार है। अभिनव की बात सुनकर सभी लोग एक पल के लिए दंग रह गए। उसके शब्दों ने उन लोगों पर भी असर कर डाला जो कुछ सेकंड्स पहले अम्मा जी से बुरी तरह से डर रहे थे, और उन लोगों ने अभिनव की आंखों में जो सच्चाई और निडरता देखी, उससे भी अब उन्हें थोड़ी हिम्मत महसूस होने लगी थी। उन्हें पहली बार लग रहा था कि कोई इंसान वाकई अम्मा जी की ताकत को चुनौती दे सकता था। ऐसे में चेयरमैन मिस्टर मैथ्यूज ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे लगता है कि अब फैसला हो चुका है। मैं मिस्टर अभिनव गढ़वाल के ऑफर के पक्ष में हूं। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? चेयरमैन के सवाल पर एक के बाद एक बाकी सभी मेंबर्स ने भी अपनी सहमति दे दी। यहां तक कि मिस्टर रॉबर्ट और डेविड, जो कुछ देर पहले अभिनव के खिलाफ बोल रहे थे, उन्होंने भी हवा का रुख बदलते देख अपना फैसला बदल लिया। ऐसे में अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसे महसूस हुआ कि उसने ये डील जीत ली थी। वो अब अपने पैसों का इंतजार कर रहा था और कंपनी की कमान अपने हाथों में लेते ही जल्द से जल्द उसके ऑपरेशन भी शुरू करना चाहता था। अभिनव के इरादे अम्मा जी की तरह खराब नहीं थे। अगर उसके हाथों में स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया तो वो उसे ठीक तरह से पूरा करना चाहता था, और अभिनव जानता था कि एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो उसके इन्वेस्ट किए हुए 12,000 करोड़ आसानी से 50 से 60,000 करोड़ बन सकते थे। दूसरी तरफ स्काई ग्लोबल से कुछ ही किलोमीटर पर एक आलीशान ऑफिस में नवदीप अपने कानों में लगे छोटे से ईयरफोन से बोर्ड रूम में गूंज रही सभी आवाजें सुन रहा था। जैसे उसने सुना कि बोर्ड मेंबर्स ने अभिनव के पक्ष में फैसला लिया है तो हैरानी के मारे उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर नीचे गिर गया। वो गर्म कॉफी उसके महंगे सूट पर फैल गई, और ऐसे में नवदीप चीखता हुआ अपनी चेयर से खड़ा हो गया। लेकिन उसे फिलहाल अपने सूट की परवाह नहीं थी। वो इस डील के बारे में सोचे जा रहा था। ये डील अम्मा जी को नहीं मिली थी। इससे नवदीप का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाया
और उसने तुरंत कांपते हुए हाथों से अपने फोन में अधिराज का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ अधिराज अपने भाइयों के साथ अम्मा जी के प्लान को लेकर उत्साहित हो रहा था। भले ही वो अभिनव को किडनैप नहीं कर पाए थे, लेकिन तब भी अधिराज को पूरा यकीन था कि अभिनव बोर्डरूम से खाली हाथ ही लौटने वाला था। किडनैपिंग ना करके भी उसने अभिनव के जहन में यह डर तो डाल ही दिया था कि इस डील के चलते उस पर कभी भी और कहीं भी हमला हो सकता था। ऐसे में अधिराज के हिसाब से अभिनव ये डील क्लोज करने से पहले 2 बार सोचता। अधिराज अपने इन ख्यालों से तभी बाहर आया जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नवदीप का नाम देखकर उसने वो फोन उठाया और एक घमंड भरे सुर में कहा, हाँ नवदीप, क्या खबर है? उस टाइगर की बेइज्जती हो गई? अधिराज की बात सुनकर उधर से नवदीप ने घबराते हुए कहा, सर गजब हो गया सर, डील हमारे हाथ से निकल गई। बोर्ड ने अभिनव गढ़वाल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनते ही अधिराज के हाथ से उसका फोन लगभग छूट ही गया था। वो फिर अपनी सीट पर सीधा बैठ गया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? तुम वहां क्या कर रहे थे? तुमने बीच में दखल क्यों नहीं दिया? मैं क्या करता सर? नवदीप लगभग रोते हुए बोला और फिर आगे कहा, मैं सिर्फ सीईओ हूँ, बोर्ड का मेंबर नहीं। मेरे पास वोटिंग राइट्स नहीं है। उस अभिनव ने ऐसा ऑफर दिया कि सब लोग लालच में आ गए। उसने 7,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है सर, 7,000 करोड़। चुप निकम्मा साला, हट। इतना कहकर अधिराज ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया, जिससे उस फोन के कई टुकड़े हो गए। उसकी दहाड़ से ऑफिस की दीवारें भी कांप उठी थी। अधिराज गुस्से से आग बबूला होकर अपने ऑफिस में किसी घायल शेर की तरह चक्कर काट ही रहा था कि तभी पुखराज और ऋषिराज उसके ऑफिस में एंटर हुए। उन दोनों के चेहरों पर भी एक हार की मायूसी साफ झलक रही थी। क्या हो गया भाई? ऋषिराज ने डरते हुए पूछा। ऐसे में अधिराज गुस्से में उसकी तरफ पलटा और बोला, क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? हार गए हम। उस 2 कौड़ी के टाइगर ने हमारी नाक के नीचे से इतनी बड़ी डील छीन ली और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। फिर अधिराज ने पुखराज के सामने आकर आगे कहा, और तुमसे एक मामूली किडनैपिंग नहीं हुई। अगर तुमने उसे आज सुबह ही खत्म कर दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अधिराज की बात सुनकर पुखराज का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, टाइगर हमारी सोच से भी ज्यादा शातिर है अधिराज। उसने हमारे आदमियों को किसी चूहे बिल्ली की तरह घुमाया और फिर एक अधूरे पुल से गाड़ी कुदा दी। उसने हमारी एक आमर गाड़ी को बर्बाद कर दिया। हमारे लोग उसे छू भी नहीं पाए। ये सुनकर अधिराज का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो हताश होकर गुर्राते हुए बोला, मतलब वो हर जगह हमसे जीत रहा है। अधिराज को आज पहली बार अपनी हार और अपनी नाकामी का एहसास हो रहा था। जिस टाइगर को वो मामूली कीड़ा समझ रहा था, वो उसके लिए अब वाकई एक जंगली जानवर साबित हो रहा था। नहीं, अधिराज ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने डील जीती है, जंग नहीं। उसने हमारे जंगल में कदम रखा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस जंगल का असली शिकारी कौन है। अगर वो हमारी डील छीन सकता है तो हम भी उसके ऑपरेशंस और बिजनेस को तबाह कर सकते हैं। हाँ, हम उस हरामखोर को काम ही नहीं करने देंगे। हम मुंबई में उसके लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी करेंगे कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। हम उसे दिखा देंगे कि दादी से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। अब आगे क्या होगा? क्या अधिराज का ये नया प्लान अभिनव के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर पाएगा? जीत के बाद अभिनव का अगला कदम क्या होगा? और अम्मा जी जो अब तक खामोश है, वो अपनी इस हार का बदला लेने के लिए कौन सा खतरनाक जाल बिछाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।